फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नेट क्रैकर्स। मैं निशिता आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. In this particular video, I will be talking about the most important theory of the leadership which was developed by the Tenenbaum, the continuum theory of the Tenenbaum. ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो एक बिहेवियरल थ्योरीज का एक पार्ट है। जो बिहेवियरल थ्योरीज है जितनी भी, उनमें से जो पहली थ्योरी है वो है टेनेबम एंड स्केमिक की कंटिन्यूम थ्योरी ऑफ द लीडरशिप। जो बिहेवियरल थ्योरीज है उनका फोकस क्या था? जो बिहेवियरल थ्योरीज है वो ये मानती थी कि जो लीडर का जो बिहेवियर है वो ग्रेट इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर? अपने ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर। अगर लीडर जो है वो पंक्चुअल है, अगर वो बहुत ही अच्छा है, तो उनके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी पंक्चुअल बनेंगे। जो लीडर करता है वो ही उनके ग्रुप मेंबर करते हैं, क्योंकि लीडर जो होता है वो एक क्रिएटिव रोल होता है और जो उसके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक फॉलोअर की तरह होते हैं। जो लीडर करता है उनको वो फॉलो कर लेते हैं। तो ये जो टेनेबम एंड द स्कीमिक की जो कंटिन्यूम थ्योरी है वो भी एक बिहेवियरल थ्योरीज की ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अब हम इस थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। द लीडरशिप कंटिन्यूम वाज ओरिजिनली रिटन इन 1958 बाय रॉबर्ट टेनेबम एंड वॉरेन एच स्किमिट एंड वाज लेटर अपडेटेड इन द ईयर 1973। ये जो थ्योरी है वो ओरिजिनली कब लिखी गई थी? 1958 में इट वाज रिटन, बट जो डेवलप हुई, जो अपडेटेड हुई, वो कब हुई? वो 1973 में अपडेटेड हुई। अब जो टेनेबम है उन्होंने क्या वर्क किया? देयर वर्क सजेस्ट अ कंटिन्यूम। उन्होंने एक कंटिन्यूम को डेवलप किया जिस कंटिन्यूम को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर अवेलेबल टू अ मैनेजर एंड अलोंग विच मेनी लीडरशिप स्टाइल्स में बी प्लेस्ड। इट इज अ वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, आई विल सिंप्लीफाई इट। दैट उन्होंने 7 टाइप्स के लीडरशिप स्टाइल को दिया है। ये एक कंटिन्यूम है, उन्होंने एक ऐसा कंटिन्यूम को डेवलप किया। इन कंटिन्यूम के ऊपर उन्होंने एक 7 लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया है जो कोई भी लीडर यूज कर सकता है अपनी लीडरशिप में। वो कौन सा लीडर कौन सी लीडरशिप स्टाइल को अप्रोच करेगा उससे हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। The Tenenbaum and the Schemitt continuum is a simple model of leadership theory which shows a relationship between the level of freedom, the most important, the level of freedom that a manager chooses to give to a team and the level of authority used by the manager. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक लीडर होता है तब उसके पास कई सारे पावर्स होते हैं, कई सारी ऑथोरिटीज होती है, राइट? जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है जो लीडर है उसके पास ऑथोरिटी कितनी है, वो अपनी ऑथोरिटी का यूज किस प्रकार से करता है, क्या वो अपनी ऑथोरिटीज को डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में या नहीं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑथोरिटी ऑफ द मैनेजर, कि वो कितनी ऑथोरिटी रखता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फ्रीडम, वो अपने ग्रुप मेंबर्स को कितनी फ्रीडम देता है कोई भी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर स्टडी करके टेनेबम ने एक 7 लीडरशिप स्टाइल को एक कंटिन्यूम के ऊपर डिस्कस किया। ये वो कंटिन्यूम है जो टेनेबम एंड स्केमिट ने डेवलप किया है। यहाँ पे देखो ये एक कंटिन्यूम है। ये जो ग्रे लाइन है वो बताता है सबऑर्डिनेट सेंटर रिलेशनशिप। ये जो पोर्शन है वो बताता है कि जो फ्रीडम है ग्रुप मेंबर्स के पास वो कितनी है, और ये जो है ये बताता है कि जो लीडर है वो कितना ऑथोरिटेटिव है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर उन्होंने ये जो 7 लीडरशिप स्टाइल को दिया है। देखते हैं ये जो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट यहाँ पे आप देखो ये जो बॉस सेंटर है वो पोर्शन ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो लीडर फॉल करेगा वो कौन सा लीडर होगा? जो बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होगा। वो कोई भी डिसीजन अपने ग्रुप मेंबर को लेने ही नहीं देगा, वो सारे डिसीजन खुद ही ले लेगा। और यहाँ पे जो ऑथोरिटी है, जो फ्रीडम है, सबऑर्डिनेट्स के पास जो फ्रीडम है वो ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं, राइट? और फिर ये सेकंड कंटिन्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्रीडम है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो अगेन लीडर का जो
ऑथोरिटेटिव पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर भी लीडर कोई भी डिसीजन मेकिंग में अपने ग्रुप मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करता होगा। इसी टाइप से कंटिन्यूम में ये सातों लीडरशिप स्टाइल को हमें देखना है। और यहाँ पे एंड में आप देख सकते हो जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स है उनके पास पूरी फ्रीडम होती है और यहाँ पे लीडर के पास नील। यहाँ पे लीडर ने सभी पावर को डेलीगेट कर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को और वो ही सबऑर्डिनेट्स ही सारा डिसीजन लेते हैं। अब हम इन सारे के सारे लीडरशिप स्टाइल को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल है द मैनेजर मेक्स द डिसीजन एंड अनाउंस इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये जो लीडरशिप की जो स्टाइल है वो एक टेलिंग की स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है? टेलिंग की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडर जो है कोई भी डिसीजन ले लेता है, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करता है। क्या करता है? इन्फॉर्म करता है कि ये डिसीजन है, ये प्रोसीजर है, आपको इसी प्रकार से वर्क करना है। आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप इन डिसीजन को चेंज कर सको या फिर मॉडिफाई कर सको। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका रोल इंपॉर्टेंट है? लीडर का। यहाँ पे हमने जब फर्स्ट कॉन्टिन्यूम में देखा था कि ये जो लीडर है वो ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स है वो उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एक एक्सट्रीम लेवल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का, जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के पास कोई भी फ्रीडम नहीं है। whereby the bosses takes the decision and asks subordinates to implement। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स का वर्क इतना ही है कि उनको ये जो डिसीजन लिया है लीडर ने उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी स्कोप नहीं है, ना ही बोलने का, ना ही कुछ मॉडिफाई करने का। देयर इज नो से ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग। कुछ भी बोलने का अधिकार यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के पास नील, कुछ भी नहीं है। ये जो 7 कॉन्टिन्यूम में उसमें से ये फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल थी। अब हम सेकंड लीडरशिप स्टाइल को देखते हैं। यहाँ पे मैनेजर क्या करता है? मैनेजर सेल्स द डिसीजन। In this style, the boss alone takes the decision and persuades the subordinates। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं जो सेकंड कॉन्टिन्यूम था वो यहाँ पे था, राइट। तो यहाँ पर भी जो सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है वो आप नाक के बराबर ही कह सकते हो। यहाँ पे जो लीडर होता है वो सजेशंस तो लेता है, लेकिन वो सजेशंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि वो सजेशंस को मानने ही वाला नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे वो सजेशन लेता है लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। और अगेन यहाँ पे जो लीडर है वो ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो लीडर है वो क्या करता है? वो एक परस्यूट करता है, अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको परसुएट करता है कि ये जो डिसीजन है वो बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए उसमें इतनी अच्छाई है, मैंने इस डिसीजन को आपके बारे में सोच कर ही लिया है। इस प्रकार से वो अपने ग्रुप मेंबर्स को परसुएट करने की कोशिश करता है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सजेशंस वो लेता भी है अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ से तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। The subordinates have no say in the decision making। अगेन यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकिंग में सबऑर्डिनेट्स का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ रोल होता है तो वो लीडर को होता है और किसी का नहीं होता है। ये जो है वो सेकंड स्टाइल है लीडरशिप की। अब थर्ड कॉन्टिन्यूम पे आते हैं। ये जो थर्ड स्टाइल है उन्होंने क्या कहा? यहाँ पे मैनेजर प्रेजेंट्स द आइडियाज एंड इनवाइट्स द सजेशन। यहाँ पे मैनेजर जो है वो आइडियाज को प्रेजेंट करता है एंड जो सजेशंस है उसको इनवाइट करता है। Although suggestions are just for the namesake and subordinates has a very little influence on the decision making। Again वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसुएट करता था सेकंड स्टेप में कि ये डिसीजन हमने आपके लिए लिया है। और ये जो थर्ड स्टेप है अगेन यहाँ पे थोड़ा सा सजेशंस ग्रुप मेंबर्स की तरफ से वो इनवाइट करवाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में वो जो सजेशंस है उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। अगेन यहाँ पे रोल आता है लीडर का। ये जो है वो थर्ड कंटिन्यूम है, राइट। ये थर्ड में अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर ही कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट लीडर जो है वो सजेशंस को इनवाइट तो करता ही है, भले ही वो सजेशंस को इम्प्लीमेंट करे या ना करे, लेकिन यहाँ पे सजेशंस को वो लेता ज़रूर है। एंड यहाँ पे जो लीडर का रोल है वो इम्पोर्टेंट होता है। सजेशन सिर्फ और सिर्फ ले लेता है, सजेशंस को इन्वाइट कर लेता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना या ना करना वो अगेन लीडर के हाथ में है। ग्रुप मेंबर्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये थर्ड पार्ट है लीडरशिप स्टाइल का जो टेनेबल ने कहा है।
फोर्थ लीडरशिप स्टाइल, जो फोर्थ लीडरशिप स्टाइल है, उन्होंने क्या कहा, द मैनेजर प्रेजेंट्स द टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फोर्थ पार्ट है ना वो बीच में आता है। इट मीन्स 50-50, यहाँ पे दोनों का इंपॉर्टेंस 50-50 बन जाता है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू लीडर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीडर ही अकेला इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है डिसीजन मेकिंग में वो भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे जो लीडर है वो क्या करता है, वो पहले एक टेंटेटिव डिसीजन देता है। सपोज आपको कोई मशीनरी परचेस करनी है, मशीनरी A, B या C, इन तीनों में से आपको कोई डिसीजन लेना है, और जो लीडर है उन्होंने कहा कि मुझे ये मशीनरी A पसंद है। अब वो क्या करेगा, वो टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो लीडर ने दिया है अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब सबऑर्डिनेट्स जो है वो कोशिश करते हैं और वो एनालाइज करते हैं कि क्या ये हमें जो है वो कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं अगर वो कहेंगे कि नहीं, ये जो आपका डिसीजन है मशीनरी ए परचेस करने का वो सही नहीं है, इससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। ये देखो, यहाँ पे जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे अगर आपके सबऑर्डिनेट्स आपको कोई सजेशन देते हैं, अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे अगर लीडर को अप्रोप्रिएट लगता है कि यस ये जो सबऑर्डिनेट्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पे दोनों का रोल इम्पोर्टेंट रहता है। Herein, the boss takes a tentative decision and modifies it in the light of the views expressed by the subordinates. अगर जो सबऑर्डिनेट्स है वो सेटिस्फाई करते हैं अपने लीडर को कि नहीं, जो मशीनरी B है वो प्रॉपर है, जो A है उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो जो अपना लीडर जो है वो डिसीजन को चेंज कर देगा। सो सबऑर्डिनेट्स हैज़ अ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन। जो सबऑर्डिनेट्स है जो इसका भी इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है लीडरशिप फोर्स की स्टाइल में। नाउ तो लीडरशिप स्टाइल जो है फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पे मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, गेट्स सजेशंस एंड टेक्स डिसीजन। अभी जब मैनेजर को लगा कि मशीनरी A, मशीनरी B, मशीनरी C, उन्होंने ये मशीनरी क्यों परचेस करना चाहिए, क्योंकि उनको जो प्रोडक्शन जो है उनको वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, पहले मैंने जो लीडर जो है मैनेजर जो है वो पहले एनालाइज करेगा कि कौन सी मेथड अप्रोप्रिएट रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीडर ही एनालाइज नहीं करेगा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि उनको जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना है, इस प्रोडक्शन के इंक्रीज करने की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स एंड लीडर दोनों एनालाइज करेंगे कि कौन सी मशीनरी परचेस करें, या फिर लेबर ओरिएंटेड वर्क करें, या फिर कौन सी टेक्निक को यूज करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने रख देता है और फिर सजेशन लेता है। प्रॉब्लम को भी सबऑर्डिनेट्स ही एनालाइज करते हैं, फिर सजेशंस देते हैं एंड लास्ट में वो डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम को एनालाइज करने की जब बात आती है तो वो कब सिचुएशन में पॉसिबल है, जब आपके सबऑर्डिनेट्स जो आपके ग्रुप मेंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो ट्रस्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, उनके नॉलेज के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, तभी ये स्टाइल जो लीडरशिप की है वो पॉसिबल बन पाती है। यहाँ पे देखो ये फिफ्थ है, जहाँ पे आपके जो सबऑर्डिनेट्स है उनका रोल जो है वो बढ़ जाता है एंड जो लीडर है उनका रोल लेस हो जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम पहले प्रेजेंट होती है, फिर सबऑर्डिनेट्स ही उनको एनालाइज करते हैं और फिर सजेशंस देते हैं कि ये स्टाइल हमें यूज करनी चाहिए। इन दिस केस बॉस टेक्स द डिसीजंस आफ्टर हियरिंग द सजेशंस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ लीडरशिप स्टाइल। नाउ मूव टू द सिक्स्थ लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे क्या कहा, द मैनेजर डिफाइंस द लिमिट्स एंड आस्क द ग्रुप टू मेक द डिसीजन। यहाँ पे जो लीडर होता है वो एक प्री डिफाइंड जो लिमिट है वो सेट कर देता है कि इसी लिमिट के बीच में आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क मी, राइट। आपको मुझे पूछने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप खुद ही ये डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लीडर को पता है कि 10,000 यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड रहते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो लीडर हुए वो इस 10,000 की लिमिट को सेट कर देगा
कि अगर आपको 10,000 यूनिट्स तक के लिमिट में अगर कुछ भी मंगवाना हो, कुछ भी परचेस करना हो, तो आपको मुझे पूछने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आप खुद से ही कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दोगे आप परचेस में, तो फिर आपको अपने लीडर को पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लीडर का जो रोल है ये 6th है। यहाँ पे जो लीडर का रोल है वो बहुत ही कम हो जाता है एंड जो सबऑर्डिनेट्स है वो उनका रोल बढ़ जाता है। सो यहाँ पे एक प्री डिफाइंड लिमिट होती है कि उसी के बीच में सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन लेना होता है। अंडर दिस स्टाइल लीडरशिप, the boss gives the freedom to subordinates to take the decision subject to predetermined limits. जो प्रीडिटरमाइंड लिमिट्स है उसी के बीच में उनको डिसीजन लेना होता है। द डिसीजन इज अ जॉइंट एफर्ट। जो यहाँ पे जो डिसीजन आता है वो जॉइंट एफर्ट का होता है। नाउ मूव टू द 7th लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे द ग्रुप मेक्स द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर। यहाँ पे देखो ये जो कॉन्टिनम है वहाँ पे जो 7th है, यहाँ पे लीडर का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ ना के बराबर कहा जाता है एंड जो सबऑर्डिनेट्स है वो ही सब कुछ होता है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के पास फुल फ्रीडम होता है, कोई भी डिसीजन सबऑर्डिनेट्स ले सकता है अपने लीडर के बिहाफ के ऊपर। द लीडर अथॉरिटी इज ऑलमोस्ट नील, 0 के बराबर। द हाईएस्ट लेवल ऑफ द फ्रीडम इज एग्जिस्ट हियर, बट ये लेवल आप तभी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपके जो एम्प्लॉइज है, जो सबऑर्डिनेट्स है, जो ग्रुप मेंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन हो, वेल एक्सपीरियंस हो, तभी इसी केस में आप इस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप कभी भी इस स्टाइल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये जो थी वो 7 लीडरशिप स्टाइल थी। अब ये जो 7 लीडरशिप की जो स्टाइल है वो जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कितने सारे फैक्टर्स के ऊपर कि कोई भी लीडर जो है वो एक पर्टिकुलर स्टाइल क्यों चूज करता है। कोई लीडर एक ऑटोक्रेटिक होता है, कोई डेमोक्रेटिक होता है, कोई लेजिस्फियर होता है, तो वो क्यों होता है, उनके भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कई सारे फैक्टर्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू टेननबाउम एंड स्कैमिड। इफ वन हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ द लीडरशिप स्टाइल, अगर किसी को लीडरशिप स्टाइल को चूज करना है विच इज प्रैक्टिकेबल एंड डिजायरेबल, देन हिज आंसर विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। इन तीनों फैक्टर्स को आपको कंसिडर करके ही कोई आप लीडरशिप स्टाइल को चूज कर सकते हो। First है force in the manager, forces in the subordinate and forces in the situation. We will see one by one in detail. जो फोर्सेस इन मैनेजर है वो किस प्रकार से लीडरशिप स्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उसमें से पहला है वैल्यू सिस्टम। सी, अगर ये एम्प्लॉइज जो है वो, अगर ये जो लीडर है अगर वो मानता है कि नहीं जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनके पास भी कई सारे फ्रीडम्स होनी चाहिए, उनकी वैल्यू सिस्टम उस प्रकार से है कि नहीं जितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ उतने ही ये एम्प्लॉयज इम्पोर्टेंट है, जितना मैं वर्क करता हूँ उसने उतना ही ये लोग वर्क करते हैं। अगर उनकी वैल्यू सिस्टम, आपके लीडर की वैल्यू सिस्टम इस प्रकार से है, तब वो क्या करेगा, वो डेमोक्रेटिक या फिर लेजोस्फियर लीडरशिप स्टाइल को इम्प्लीमेंट करेगा। सेकंड है कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स। सी, लीडर को पता होता है कि अपने जो ग्रुप मेंबर्स है उनकी जो है वो, आप कह सकते हो कि कौन कौन सी ताकत है उसमें, कि कौन कौन से एंथुसियास्टिकली कौन कौन से लोग वर्क कर सकते हैं, राइट। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर लीडर को पूरी तरह से नॉलेज होता है कि आपके एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की ताकत है, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है, राइट, एबिलिटीज, ये सारे फैक्टर्स के बारे में नॉलेज जो होती है वो आपके लीडर के पास होती ही होती है। तो अगर लीडर ये मानता है कि नहीं मेरे जो ग्रुप मेंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तो फिर वो अगेन लेजिस्फियर या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अप्रोच कर सकता है। लेकिन अगर वो ये मानता है कि मेरे जो ग्रुप मेंबर्स है वो अभी इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को भी अप्रोच कर सकता है। फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी इन अ अनसर्टेन सिचुएशन। सी, अगर लीडर को लगता है कि अगर मैं अपने जो पावर है उसे डेलीगेट कर दूंगा तो फिर मेरी जो पोजीशन है वो वीक पड़ जाएगी, तो ये क्या हुई, एक अनसिक्योरिटी महसूस होती है अगर लीडर को, तो फिर वो ऑथोरिटेटिव ही फॉलो करता है लीडरशिप स्टाइल को, तो फिर वो कभी भी डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट फोर्स इज द फोर्सेस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी लीडरशिप स्टाइल को चूज करने के लिए। फर्स्ट है इंटरेस्ट। आपके सबऑर्डिनेट्स, जो लीडर है उसके जो सबऑर्डिनेट्स है, ग्रुप मेंबर्स है, क्या वो इंटरेस्टेड है, अगर क्या वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं।
सी अगर कोई भी डिसीजन जो है वो सबऑर्डिनेट्स लेते हैं तो उसी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। हो सकता है वो डिसीजन फेल भी हो जाए, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो ताकत होती है अगर वो ही आपके मेंबर्स में नहीं है तो फिर कभी भी लीडर जो है वो लेजिस्लेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट है, रेडीनेस है कि रेडीनेस, अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की रेडीनेस ही नहीं है आपके मेंबर्स में तो फिर कभी भी लीडर जो है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो नहीं करेगा। देन एबिलिटी टू हैंडल द एम्बिग्यूटी। सी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप जानते हो कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमें बता के नहीं आती, राइट। तो अगर कोई भी एम्बिग्यूटीज अराइज होती है तो क्या आपके मेंबर्स में वो कॉन्फिडेंस है कि वो उस एम्बिग्यूटी को हैंडल कर सके? अगर यस, तो फिर आप डेमोक्रेटिक या फिर लेजिस्लेटिव स्टाइल को अडॉप्ट करोगे, अदरवाइज आप फिर से ऑटोक्रेटिक लीडर ही बनना पसंद करोगे। देन द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस, अगर उन लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो फिर आप उनको फ्रीडम दोगे। देन द फोर्सेस ऑफ द सिचुएशन। सी सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स एंड लीडर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो सिचुएशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लीडरशिप स्टाइल को चूज करने में। द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ पे सभी लोग एक ही कल्चर में काम करते हैं कि सभी लोग लीडर ही सारे डिसीजन लेते हैं, तो फिर आप जनरली क्या करोगे, आप भी ऑथोरिटेटिव लीडरशिप को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बन चुका है कि सभी लोग ऑथोरिटेटिव तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। तो फिर आप भी क्या करोगे, आप भी कुछ अपनी तरफ से चेंज नहीं करोगे, आप भी उसी स्टाइल को फॉलो कर लोगे। देन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ऐसे टिपिकल डिसीजन लेने के आते हैं? अगर यस, तो फिर आप अपने मेंबर्स को इतने पावर्स नहीं दोगे, क्योंकि हो सकता है वो अच्छे से ले भी सके और ना भी ले सके, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है लीडरशिप स्टाइल को चूज करने में। एंड द टाइम प्रेशर। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही टाइम कम होता है और आपको डिसीजन बार बार लेने पड़ते हैं, कम टाइम में ज्यादा डिसीजन, कम टाइम में ज्यादा डिसीजन, तो आप क्या करोगे, आप फिर सबऑर्डिनेट्स को नहीं कहोगे, क्योंकि अगेन सबऑर्डिनेट्स डिसीजन लेगा, फिर कुछ मॉडिफाई करना होगा तो वो आपके पास आएगा, अगेन आप कुछ मॉडिफाई करके उनको कहोगे, तो उन सब में बहुत टाइम जाएगा, राइट। अगर टाइम की जो लिमिट है वो बहुत ही ज्यादा है तो फिर आप ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल को ही फॉलो करोगे। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। सी यू फ्रेंड्स, बाय बाय।